Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 11, thermal property of the matter. 11th, 12th, and 13, all these three chapter are, we can say it is a single unit. Uh, they are based on the heat and temperature. So mainly the approach of this three chapter is, I can say, is about the thermodynamics. तो ये तीन चैप्टर जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे है. नीट के एग्जाम के अंदर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस, ये तीन चैप्टर में से 5 क्वेश्चन नीट के एग्जाम के अंदर आते हैं. एंड जेडब्ल्यू के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ये तीन चैप्टर में से आते हैं. सो दिस पार्ट, the 11, 12 and 13 chapters are based on the thermodynamics. उसके अंदर आपको हीट टेम्परेचर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना आएगा. आई थिंक यू आर लर्निंग thermodynamics in the chemistry as well. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग टाइप के प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आई थिंक यू हैड लर्नड इन द केमिस्ट्री. Am I right? Yes, तो 12th चैप्टर आपका जो है ना, 12th चैप्टर, sir. हाँ 12th चैप्टर, वो बेसिकली 12th चैप्टर में बहुत सारा रिवीजन होगा आपका. आपके केमिस्ट्री के फंडामेंटल को हम क्लियर करेंगे 12th चैप्टर में. बट अभी जो बात करना है वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. दिस इज द ईयर 11th चैप्टर. तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दो चीज हम यहाँ पे समझेंगे. एक तो टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है. तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. वी नो from the experience of the heat and temperature that the temperature of a hot body is more and the temperature of cold body is less. Therefore, the temperature of boiling water is greater than ice. Temperature is a measure of hotness. अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई temperature है क्या, तो it is a relative measurement of the hotness, and heat depends on the amount of the substance. Heat क्या है, तो वो substance के amount के ऊपर dependent है. कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा. देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन जो है ना, 1 to 4, 3 क्वेश्चन, 1, 2 and 3 क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली दैट इज ओनली फॉर द कंसेप्ट. इसमें प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपको कंसेप्ट दे रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टेम्परेचर एंड हीट. तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई टेम्परेचर क्या होता है, कि भाई वो हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मेजर है एक टाइप का. सो टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज रिटन हियर. हीट एनर्जी क्या है, तो फ्रेंड्स, अ टोटल काइनेटिक एनर्जी associated with the random motion of the molecules or constituent particles of any substance. कोई भी सब्सटेंस है, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिक्यूल हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं. वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपने लेटाइस पॉइंट के आसपास कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं. तो ये जो वाइब्रेशन के अंदर जो एनर्जी होता है, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी associated with the random motion of a constituent particle of any substance is called the heat energy. तो हीट एनर्जी का ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि भाई हीट एनर्जी क्या है एग्जैक्टली. तो फ्रेंड्स, कोई भी देखो, हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम 0 केल्विन पे रखते हैं, 0 केल्विन पे टेम्परेचर उसका 0 केल्विन कर देते हैं, तो उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा, वो वहां पे स्टेशनरी हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा. बट ऐसा पॉसिबल 0 केल्विन टेम्परेचर लाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऐसा नहीं पॉसिबल होता. 0 केल्विन का मतलब -273 केल्विन. तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ तो रैंडमनेस होता है, कुछ ना कुछ तो उसका मोशन होता है. तो ये इसके अंदर जितने भी, जैसे सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल उसके लोटस पॉइंट के आसपास वाइब्रेशंस करते हैं. तो ये वाइब्रेशन मतलब ओसिलेशंस करते हैं, तो उसको ओसिलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं.
लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेशंस भी करते हैं, साथ साथ में वो फ्लो अगर हो रहा है तो वो उसका काइनेटिक मोशन भी होगा। गैसियस सब्सटेंस कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। तो गैसियस सब्सटेंस क्या होते हैं कि उसके अंदर 3 टाइप की एनर्जी पॉसिबल है गैसियस सब्सटेंस के अंदर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। गैसियस सब्सटेंस जो है ना वो उसके मॉलिक्यूल कहीं पे भी आ जा सकते हैं, वो फ्री टू मूव है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी काइनेटिक एनर्जी है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उसको मिला देते हो तो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द हीट एंड हीट एनर्जी। हीट एंड हीट एनर्जी बहुत डिफरेंट वर्ड। क्वेश्चन इज दैट सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल क्या रहे हो आप, कहना क्या चाहते हो? मैंने अभी ऐसा बोला कि हीट एनर्जी अलग चीज है, हीट अलग चीज है। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या बोल क्या रहे? हीट एनर्जी आपको पता चला किसको बोलते हैं? कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके जितने भी रैंडमनेस काइनेटिक रैंडम मोशन के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। दैट इज हीट एनर्जी। मतलब जितने ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उतना हीट एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। जैसे एक ग्लास के अंदर पानी भरा है और पानी का एक ओशंस है, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी किसका होगा, ज्यादा किसका होगा? ओशियन। ओशंस का जो है वो ज्यादा होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रैंडमनेस के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी बोलते हैं। अब हीट किसको बोलते हैं? तो फिजिक्स के अंदर हीट एंड हीट एनर्जी दोनों अलग चीज है। अब मैं बताऊं आपको हीट किसको बोलते हैं। जब दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, तो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट एनर्जी विल हाई ट्रांसफर टेम्परेचर टू लो हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देखो ये एक यूनिवर्सल रूल है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लूइड करंट, हमने ये 10th चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फ्लूइड का जो फ्लो है ना दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी गुड। सिमिलरली हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। तो मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर 100 सेल्सियस है, दूसरे का 20 सेल्सियस है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो 100 सेल्सियस वाले बॉडी में से हीट 20 सेल्सियस वाले बॉडी में जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहां तक दोनों के टेम्परेचर इक्वलाइज ना हो। हाँ, इक्विलिब्रियम सेट, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो तब तक ये होगा। बट ये जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ ना उसको ही हीट बोलते हैं। तो हीट का मतलब क्या है कि ट्रांसफर्ड हीट एनर्जी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सो हीट इज अ प्रोसेस एक्चुअली। मतलब मैं आपको थोड़ा और एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका जो हीट एनर्जी है वो 100 जूल है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों के कांटेक्ट हम लेके आते, कांटेक्ट कराते हैं हम। और दूसरा जो है ना वो मान लो कि उसका हीट एनर्जी जो है ना वो 20 जूल है। एंड मान लो कि ये 100 वाला जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। कंप्यूटर पास तो व्हेन दे ब्रॉट इन अ कांटेक्ट, तो मान लो कि यहाँ से दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइज हो तब तक 30 जूल जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो ये हो जाएगा 70 जूल। हम लोग पढ़िए सर, ये नहीं कीजिए सर। और इसका हो जाएगा 50 जूल। दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो 20 जूल, अगर 30 जूल उसको मिलता है तो उसका हो जाएगा 50 जूल। तो फ्रेंड्स अब ऑब्जेक्ट 1 के पास हीट एनर्जी कितना है? ऑब्जेक्ट 1 के पास 70 जूल। ऑब्जेक्ट 2 के पास कितना है? 50 जूल। 50 जूल। दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। बट ये प्रोसेस के अंदर हीट कितना हुआ? तो दैट विल बी 30 जूल। 30। तो हीट मतलब क्या हुआ कि जो जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है,
अलग अलग टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है ना उसको हीट बोलते हैं. तो आई कैन से द हीट एनर्जी इज अ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी. हीट एनर्जी इज कंसिस्टेड बाय द बॉडी. बॉडी कैन कंसिस्ट द हीट एनर्जी. वो बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी है. बट हीट जो है वो क्या है, वो दो बॉडी के बीच में जब प्रोसेस होगा तो जो ट्रांसफर जो होगा उसको हीट बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द हीट एनर्जी एंड हीट. यस सर. Yes, sir. बोलो. सर अगर ये लैपटॉप है तो फिर वो उसमें हम वर्क कर रहे हैं तो वो हीट होता है, तो फिर ये बाहर का टेम्परेचर कम होगा उसके अंदर से, तो फिर वो बाहर ट्रांसफर करेगा तो वो हीट ही हुआ ना. हाँ, जो बॉडी मतलब ये लैपटॉप एंड सराउंड के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसको हीट बोलेंगे. बट ये पूरे लैपटॉप के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ जो कनेक्टेड है उसको हीट एनर्जी बोलेंगे. ओके. यस सर. देखो क्या लिखा है, यहाँ पे हीट एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है. उसके बाद व्हेन द टू बॉडी एट द डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन अ कांटेक्ट, थर्मल कांटेक्ट, then the temperature of the hotter body decreases and that the colder body increases. That means that the exchange of the heat energy takes place between the two body from higher temperature to lower temperature. The heat energy exchanged between a system and its environment only due to the difference of the temperature between them is called heat. तो ये heat क्या है भैया, पता चला आपको? यस सर. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रिपेयर करना है, लर्न बाय हार्ट करना है. द एसआई यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी और हीट ट्रांसफर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ जूल. एंड टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, उसको सेल्सियस में भी बोल सकते हैं. आपको पता है कि टेम्परेचर के 3 यूनिट आपको पता होगा, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. यस सर. तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज. आई थिंक वो केमिस्ट्री में भी आप शायद पढ़े होंगे. एम आई राइट? यस सर. ओके. यस सर. तो हीट एनर्जी या हीट का जो यूनिट है वो जूल है. उसको कभी कभी कैलोरी में भी हम मेजर कर सकते हैं. एंड शायद आपको पता होगा कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.186 जूल. तो कभी कभी हीट एनर्जी को कैलोरी में भी हम मेजर करेंगे और उसका रिलेशन ये है, आपको पता होगा. When both the system attains equal temperature, the net heat exchange between them becomes zero. एक बार टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा. Then this system is said to be in the thermal equilibrium with each other. इसको thermal equilibrium बोलते हैं. If we assign an appropriate real number, if we assign an appropriate real number to this to the temperature in such a state, we can assign a unique real number to temperature of the body in a different thermal equilibrium also. तो ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताऊं. देखो, टेम्परेचर जो है ना वो रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी है. बट आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉडी ज्यादा हॉट है या कौन सा कम हॉट है? जैसे अगर आप का बॉडी का, आपका खुद के बॉडी का टेम्परेचर मान लो कि 38 है सेल्सियस, और अगर आप कोई 37 सेल्सियस वाला बॉडी को टच करोगे तो आपको क्या फील होगा? वो हॉट फील होगा या कोल्ड फील होगा? सही लगेगा सर जितना उसमें लगा था. मेरे बात कोल्ड फील होगा. मेरा टेम्परेचर 38 है और बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो अब जब आप बॉडी को टच करोगे तो आपको क्या फील होगा? कोल्ड फील होगा. वो कोल्ड फील. बट मान लो कि आपका टेम्परेचर 36 है, आपका टेम्परेचर 36 सेल्सियस है और अभी आप ये बॉडी को टच करोगे तो क्या फील होगा आपको? हॉट. हॉट लग. तो ये थोड़ा रिलेटिव कंसेप्ट है. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, बॉडी तो वही का वही है, बट कभी एक बार आपको वो हॉट लगा, कोल्ड लगा, दूसरी बार वही बॉडी आपको हॉट लग रही है. तो ये जो बॉडी, ये जो टेम्परेचर है वो रिलेटिव कंसेप्ट है. तो एक काम करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स
थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को असाइन किया एंड हर एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ कोई रियल नंबर एसोसिएट किया। द रियल नंबर एसोसिएटेड, देखो एक टेम्परेचर का एक मॉडर्न डेफिनेशन है ये कि द रियल नंबर एसोसिएटेड विद द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब पहले तो टेम्परेचर का एक कंसेप्ट था, बट उसका मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर इज अ कंसेप्ट, बट वो रिलेटिव कंसेप्ट था। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो कंसेप्ट के साथ एक रियल नंबर को एसोसिएट किया। कैसे? तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है, तो उसके साथ हम जो रियल नंबर को एसोसिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर का एक नया डेफिनेशन बता सकते हैं। रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड द टेम्परेचर, or vice versa I can say a real number which is associated with the thermal equilibrium state is called the temperature। तो हर एक बॉडी का जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो उसका कुछ ना कुछ वो कांस्टेंट हो जाता है। एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम होने के बाद क्या चेंज नहीं होता है, तो वो जो चेंज नहीं होता है उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे और उसके साथ कोई ना कोई रियल नंबर को हम एसोसिएट करेंगे। तो ऐसे रिलेटिवली कंसेप्ट को एक स्पेसिफिक नंबर के साथ उसको एसोसिएट किया। तो ऐसे टेम्परेचर अलग अलग यूनिट में हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि भाई व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन और व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टेम्परेचर, आपको क्या लिखना है? अ रियल नंबर और रियल फंक्शन एसोसिएटेड और डिफाइंड और गिवन टू एनी थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, अगर कोई बॉडी का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके द्वारा क्या हो सकता है? तो when the type of changes what type of the changes occurs in the object by heating it, अगर कोई बॉडी को हम टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट देते हैं तो क्या हो सकता है? तो अगर कोई बॉडी को अगर आप हीट देते हो तो इट्स टेम्परेचर में राइज, नंबर 1, इट में एक्सपांड, नंबर 2, एंड नंबर 3 इट चेंजेस इट्स स्टेट। तो फ्रेंड्स ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई बॉडी को आप हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बॉडी को आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीजेस। ऐसा पॉसिबल है कब? मान लो कि आपके पास एक आइस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है आपके पास? आइस क्यूब। आइस क्यूब है और उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली 0 सेल्सियस है। तो अब इसको आप हीट दोगे बर्नर के द्वारा, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? यस और नो? यस। यस सर। नहीं बढ़ेगा भैया, नहीं बढ़ेगा। जब आप इसको गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ना, दैट विल बी यूटिलाइज्ड, वो यूटिलाइज हो जाएगा आइस को, आइस के सॉलिड वाटर ने वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। बट जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0। वही रहेगा। मतलब मैं आपको ये कब का समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में ऐसा कंसेप्ट है कि अगर कोई बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। टेम्परेचर कैन डू टू दो चीज हो सकती है। देखो एक एक्सपांशन तो होता ही होता है, एक्सपांशन तो होता ही होता है, वो कंफर्म्ड है। तो ये तो कंफर्म्ड है, कोई भी बॉडी को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उसका एक्सपांशन तो होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आइदर इट्स टेम्परेचर कैन इंक्रीजेस और स्टेट कैन बी चेंज्ड। ये दो चीज, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। एक्सपांड तो होगा ही होगा, अगर कोई बॉडी को हीट देते हो तो एक्सपांड तो होगा ही होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आइदर इट्स टेम्परेचर कैन इंक्रीजेस और स्टेट कैन बी चेंज्ड, दोनों में से कोई एक होगा। सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग सफिशिएंट हीट ना प्रोवाइड करा इसको तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आधा आइस मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, आधा आइस सॉलिड फॉर्म में रहेगा, टेम्परेचर विल बी रिमेन्स द जीरो एज इट इज। If we consider that ice is not able to gain any kind of heat energy from the atmosphere, तो वो वही स्टेट में रहेगा, मेल्टेड स्टेट में ही रहेगा, अगर उसको एटमॉस्फेयर से कहीं से भी हीट नहीं मिल रहा है तो।
हम अगर बहुत ही कम एनर्जी दे मतलब हीट दे हम्म, ताकि मतलब वो एक्सपांड ही ना हो, ऐसा ही हो सकता है ना? नहीं देखो उसमें क्या होता है कि एक्सपांड तो होगा ही, बिकॉज जब स्टेट चेंज होता है ना, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है ना उसके, सॉलिड का मतलब आइस फॉर्म में, एक काम करना आप है ना, एक काम करना, अब देखना आप रेफ्रिजरेटर में, मतलब एक वेसल, हमारे घर में होते हैं वेसल्स, तो अ, तो उसको पूरा मतलब एक आप बकेट है सपोज के आपके पास एल्यूमिनियम का, तो उसको 100% कंप्लीटली उसको पानी से फिल कर दो और फिर रेफ्रिजरेटर में डाल दो, फ्रीजर के अंदर। तो आप देखना जब उसका कंप्लीटली आइस में कन्वर्जेशन होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि उसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, देखना। तो उसका मतलब ऐसा वाइस वर्सा कि अगर आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये तो कंफर्म्ड है, चाहे वो स्टेट चेंज कर रहा है या चाहे टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। वो तो एक्सपांड तो होगा ही होगा, वो तो कंफर्म्ड है अगर आप हीट उसको देगा तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दो चीज हो सकती है, आइदर और, साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो स्टेट चेंज होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे है, एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट पे, सपोज कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, तो वाटर, सपोज कि आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो 0 सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 100 सेल्सियस तक बढ़ता जाएगा। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट व्हेन you still you are supplying the heat, then temperature is not going to be raised beyond the 100 celsius. Now water will start gets, वाटर ऊपर आएगा। हाँ, now water will start evaporating, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा 100% वाटर जब तक स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर तो क्या रहेगा, 100 सेल्सियस ही। 100 डिग्री सेल्सियस। तो बट जब वाटर का, जब वेपोराइजेशन होता है, तो वाटर के जो आइस से वॉल्यूम, आइस से ज्यादा वाटर का वॉल्यूम होगा, और वाटर से ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, वेपर का होगा। तो ये वॉल्यूम तो एक्सपांड होगा ही होगा, बॉडी तो एक्सपांड होगा ही होगा, बट दो चीज हो सकती है, या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर उसका स्टेट चेंज होगा। चेंज होगा। मैं आपको एक पूरा एक बार पूरा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। चलो मान लो कि अब हमारे पास जो आइस है ना उसका टेम्परेचर -10 सेल्सियस है, कितना है अभी, -10। चलो अब आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। मान लो कि आपने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया आइस को, तो क्या होगा, -10 सेल्सियस है इनिशियली, तो अब आप जब इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा। और लिक्विफाई हो वाटर जाएगा। में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, -10 सेल्सियस है इनिशियली आइस का, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री हाँ, पर। तो पहले तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कब तक इंक्रीज होगा, -10 से, 0 तक। 0 डिग्री तक। 0 तक। हाँ, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए तब तक वो इंक्रीज होगा। देखो आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है आपको, यस सर। डायग्राम Yes, लास्ट में sir. आ रहा है, ये डायग्राम लास्ट में आ रहा है, बट मैंने आपको एडवांस में ही समझा दिया। देखो इनिशियली टेम्परेचर जो है ना आइस का वो -10 सेल्सियस है, तो मैं तो हीट प्रोवाइड करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, तो इनिशियली क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो फिर जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ता है, बट अब क्या होगा, 0 सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, कब तक बंद होगा, तक वाटर में वाटर में नहीं हो जाता तो हाँ देखो ये अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इतने पार्ट में स्टेट चेंज होगा। स्टेट स्टेट चेंज। चेंज। once the whole ice gets converted into the water, once the whole ice gets converted into the water, after that if you still applying the heat energy, then what happened now, स्टार्ट बॉइलिंग एंड नहीं अब वेपराइज। कहाँ से बॉइलिंग होगा भाई, अभी तो 0 सेल्सियस पे मिला है अभी तो वाटर हमको, सॉरी सर, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे मेल्ट तो हो गया, पूरा मेल्ट हो गया, 0 सेल्सियस पे आइस था वो पूरा मेल्ट हो गया, पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया, बट अभी भी वाटर का टेम्परेचर कितना है भैया, 0 ही है। अब क्या होगा, अभी इंक्रीज होगा अब उसका टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज हुआ, बट कब, यस सर, कब तक इंक्रीज होगा, 100 100 डिग्री सेल्सियस। but once the whole water
gets the temperature of 100 Celsius. After that, now if you still applying the heat, the temperature is not going to be raised now. Now what happened? Once again, स्टेट चेंज होगा और वो वेपराइजिंग होना गैस स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, पूरा वेपोराइजिंग हो जाएगा. अब पूरा वाटर का वेपोराइज, एक बार पूरा वाटर का वेपोराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस से टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. फिर बाद में तो कुछ बचा ही. हाँ, फिर वो वेपर तो है ना, वेपर बचा नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं. वेपर तो है ना. Yes, sir. इज दैट क्लियर? तो ये पूरा कैसे काम करता है पता चला आपको? तो यहाँ पे Yes. मैं आपका ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो हीट प्रोवाइड करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्सपांड तो करेगा ही बॉडी को, बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करेगा? दो चीज कर सकता है. या फिर वो क्या करेगा बॉडी का? टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और स्टेट या तो चेंज. स्टेट या चेंज. फिर स्टेट चेंज करेगा. दोनों में से कोई एक चीज होगा. इंक्रीज करेगा, स्टेट चेंज करेगा. हाँ, ये पता चला आपको? चलो मैं एडवांस में बता देता हूँ कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है mc डेल्टा टी. इसको कभी कभी ms डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. where delta T is the change in temperature, S or C is the specific heat, and M is the mass of body. So the heat energy correspondent to the temperature change. ये एक्चुअल में तो लास्ट में आने वाला है, बट अभी ये टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है, तो मैं आपको एडवांस में इसके इक्वेशन बता देता हूँ कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आपको देखना है कि पहले क्या हो रहा है. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपको फॉर्मूला लिखना है ms डेल्टा टी, where डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी. स्पेसिफिक क्या हीट क्या है वो बाद में बताऊंगा, शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. m इज द मास ऑफ बॉडी. एंड इफ द स्टेट इज गोइंग टू बी चेंज, मान लो कि बॉडी का स्टेट चेंज होता है, तो फिर कितना हीट अमाउंट आपको वहां पे मिलेगा? तो ml, where l इज द लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या है मैं बता दूंगा आपको. एंड m इज द मास ऑफ बॉडी. तो आपको देखना है कि क्या प्रोसेस क्या हो रहा है. कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एमसीक्यू अगर आपको पूछते हैं अगर और हीट एनर्जी फाइंड करना है, या फिर आपको हमको कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है, तो हीट एनर्जी के दो ही फॉर्मूला है. या फिर आप अप्लाई करो mc डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, या फिर ml. अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो ml अप्लाई करो. अगर 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 टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी अप्लाई करो. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? स्टेट का हमको पता नहीं होगा कि इतने डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज होगा या टेम्परेचर, तो फिर हम क्या करें? वो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दिया होगा आपको. वैसे आपके कंटेंट में जितने भी क्वेश्चन है वो वाटर के लिए ही है, वाटर के लिए ही है, बट अगर कोई और बॉडी होता तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको देंगे. ओके. यस सर. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होगा, राइट, व्हेन यू अप्लाई द हीट द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर और कोई नहीं बट जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम जो डिवाइस को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर. अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमीटर. सिंपल डेफिनेशन. द टेम्परेचर का वैसे क्या है? दैट इज द यूनिक रियल नंबर एसोसिएटेड विद द थर्मल इक्विलिब्रियम. याद है ना टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है? यस सर. Unique real number associated with thermal equilibrium state, and the device by which we can measure this is called the thermometer. अब थर्मोमीटर जो है ना वो लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर भी होता है एंड गैस ग्लास थर्मोमीटर भी होता है. कुछ केमिस्ट्री में पढ़े हो आप थर्मोमीटर के बारे में? नो. ओके. क्या ये पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी आप पढ़े हो? एनआरटी था. आप उसको एन सिंबल लिखो या म्यू लिखो, दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स. इट इज अ नंबर. यस सर है ना हमारे में तो. हाँ, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आएगा, उसके कंसेप्ट भी आएंगे. तो थर्मोमीटर फ्रेंड्स, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, मान लो कि हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर नहीं है, एनालॉग थर्मोमीटर है, तो उसके अंदर मर्क्यूरी भरा पड़ा होता है. उसके अंदर मर्क्यूरी होता है. मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, या लिक्विड है या वो गैस है? सेमी लिक्विड, लिक्विड. लिक्विड ही है. लिक्विड. It is the only metal which is in the liquid form. Mercury is the metal, exceptional case, liquid metal. तो ये जो थर्मोमीटर है ना वो
लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है। बट आपको मैं और बताऊं कि गैस इन अ ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर भी होता है। वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो देखो कौन थर्मोमीटर सा गैस होता है सर? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? ये गैस थर्मोमीटर में कौन सा गैस होता है? मैं बताता हूँ आपको, सुनो मेरी बात। तो thermometer are calibrated so that a numerical value may be assigned to a given temperature. Commonly used property is a variation of volume of a liquid with the temperature. देखो थर्मोमीटर का सिंपल सा लॉजिक ऐसा होता है कि मेटल जो होती है ना वो इजीली एक्सपांड होती है। तो हमने यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो जैसे ही इस पार्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ये मर्क्यूरी का जो है वो क्या करेगा, एक्सपांड होगा, राइट। तो जैसे ही एक्सपांड होगा तो यहाँ पे कैलिब्रेशन किया होता है, तो उसके द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। इज दैट क्लियर? Yes. तो सर ये थोड़ा ही होता है ना, फिर एक्सपांड होता है, ऐसा हुआ? यस सर। जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एक्सपांशन होगा, तो उसके द्वारा ज्यादा आपको टेम्परेचर कितना है वो पता चल जाएगा आपको कैलिब्रेशन के द्वारा। इज दैट क्लियर? सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि पहले थोड़ा ही होगा ना, मतलब ऐसा? नहीं, वो तो उन लोगों ने वो थर्मोमीटर बना के ऐसे ही सेट किया होगा कि आपको प्रॉपर वैल्यू देगा वो, ओके, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर। बट आपको अगर ऐसा कोई पूछे कि विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो क्या लिखना है? मर्क्यूरी। नहीं, प्रिंसिपल रीडिंग द ओके सर। तो क्या लिखना है आपको? कौन से प्रिंसिपल के काम करता है? तो एक्सपांशन ऑफ बॉडी, एक्सपांशन ऑफ हाँ, ड्यू टू raise in temperature, due to temperature. So which property? The variation of the volume of liquid with the temperature. This property is used. This principle of is used, or I can say in simple language, thermal expansion principle is used in the this way. Mercury and alcohol are a liquid used in the most liquid in glass thermometer. हमारे घर पे हम जो यूज करते हैं वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है। कुछ लेबोरेटरीज के अंदर अल्कोहल थर्मोमीटर भी यूज करते हैं। For the definition of any standard scale, two fixed reference point are needed. देखो आप कोई भी अगर आपको कैलिब्रेशन करना है तो ऑब्वियसली मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में आप कैलिब्रेशन करोगे। तो हमारे घर पे जो थर्मोमीटर होता है वो जनरली कुछ 88 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट, मतलब सेल्सियस में अगर सोचते हैं तो जनरली हमारे पास जो घर में हमारे जो एनालॉग थर्मोमीटर होते हैं वो मोस्टली 30 टू 40 के बीच में रहते हैं सेल्सियस में। हमारा जो बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो आपको पता होगा कि 36 सेल्सियस होता है, पता है आपको? Yes, sir. यस सर। लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी के अंदर वो हमको उसका पर्पस अलग है, बॉडी का मेजरमेंट नहीं होता है। तो लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मोमीटर होते हैं वो जनरली 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक कैलिब्रेट किए होते हैं। तो हम इसके बारे में सोचेंगे 0 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। तो देखो क्या लिखा है, फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्केल 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड। आइस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर आर 2 कन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट्स एंड दे आर नोन एज अ फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मोमीटर होता है, किसी ने देखा लेबोरेटरी का थर्मोमीटर? लेबोरेटरी का थर्मोमीटर देखा कभी? हाँ सर। So when you have experiment in the chemistry or physics, you should ask about the thermometer. तो वहाँ पे जो थर्मोमीटर होगा वो आपको दिखा देगा 0 से 100 सेल्सियस तक कैलिब्रेशन उसका किया होता है। जनरली ये 2 पॉइंट जो होता है ना वो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और उसके बीच में सारा कुछ कैलिब्रेशन होता है। These 2 points are the temperatures at which the pure water freezes and boils
अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर, वो आपको पता है. द टू सिमिलर temperature scales are Fahrenheit temperature scale and Celsius temperature scale. तो फ्रेंड्स सेल्सियस स्केल पे 0 सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस होता है, उसी को हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो अभी हम करेंगे. तो ये जो बात किया, वो अभी जो बात चीज़ हमने किया वो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के बारे में डिस्कशन किया. अब गैस थर्मोमीटर के लिए, गैस थर्मोमीटर को समझने के लिए लिक्विड थर्मोमीटर को पता चल गया कि भाई वो तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्मल एक्सपांशन के प्रिंसिपल पे काम करता है. बट गैस थर्मोमीटर है ना, वो थर्मल एक्सपांशन के प्रिंसिपल पे काम नहीं करेगा. देखो आप मान लो कि आपने ये आपके पास एक वेसल है और ये फिक्स्ड वेसल को आपने गैस से फिल कर दिया, तो उसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा, अभी अंदर गैस है, लिक्विड नहीं है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स. वो तो फिक्स्ड ही हो जाएगा. फिक्स वॉल्यूम. अभी वो गैस का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ने वाला है. वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, सर नो सर. वो तो फिक्स्ड कर दिया है हमने ट्यूब के अंदर डाल के. तो अब ये गैस थर्मोमीटर कैसे काम करेगा, तो वो समझने के लिए हमको पहले गैस के कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझना पड़ेगा. तो हमें थोड़ा बॉयल्स, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक लॉ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो 13 चैप्टर में भी आने वाला है, एंड दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड प्रिपेयर एज अ 2 मार्क्स. वैसे ये आई थिंक केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. constant temperature, constant यस pressure. सर. ओके फाइन. तो फ्रेंड्स चार्ल्स बॉयल एंड गैल्यूसेक लॉ के बारे में आपको केमिस्ट्री में पता होगा, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता देता हूँ सो दैट यू गेट वेरी क्लियर आइडिया. चलो बॉयल्स लॉ के बारे में आपको क्या पता है, मुझे ये बताओ. P1 V1 is equal to P2 V2. ओके देखो क्या आपको ऐसा बताया गया है, अंडर अ गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर द टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट, Yes, sir. the volume is inversely proportional to pressure, or for the fixed constant temperature for a given amount of the gas having low density, its pressure is inversely proportional to its volume. So this is what is called the Boyle's law. क्या ऐसा कुछ बताया गया है? यस सर. Yes, sir. कांस्टेंट मोल भी आएगा. हाँ मैंने बताया ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब क्या हुआ, मोल अमाउंट कांस्टेंट हो गया. इज दैट क्लियर? यस Yes, सर. sir. तो मैंने ऐसा बताया, स्टेटमेंट मैंने क्या बोला कि भाई फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब उसका मोल कांस्टेंट हो गया. फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी, if the temperature remains constant and its pressure is inversely proportional to its volume. So this is what is the Boyle's law. So from that I can say PV is equals to constant. चलो ये आपका हो गया Boyle's law. फिर Charles law क्या था? So for given amount of the gas, given fixed amount of gas having a very low density, if the pressure remains constant, then the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature का मतलब क्या हुआ? Temperature in Kelvin. Always remember these Boyle's, Charles and Gay-Lussac law are valid for the temperature in Kelvin only. Okay. So when you apply these formulas, when you apply the PV equals to mu RT, so your temperature must be in Kelvin. Kelvin. केल्विन. if you had given the temperature in केल्विन. सपोज आपको टेम्परेचर सेल्सियस या फेरेंट में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, Kelvin में केल्विन में convert. कन्वर्ट to करना Kelvin. पड़ेगा. बिकॉज ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो केल्विन के लिए ही वैलिड है. ओके तो यस सर. fixed amount of the gas for the constant pressure, the volume of very low density gas is directly proportional to its temperature. So can I say V upon T is equals to constant from here? Yes, यस sir. सर. So that is your Charles law. Now Gay-Lussac law, for the fixed amount of the gas
keeping the volume of a gas is constant, and if the gas is having a very low density, then its pressure is directly proportional to its absolute temperature. So can I say P by T is equals to constant? Yes, sir. Yes, sir. Now multiplying the equation 1, 2 and 3, multiplying all these three equation, तो P square V square upon T square is equals to constant हो जाएगा. देखो PV into Yes, sir. by T हो जाएगा. देखो तो PV into V by T into P by T is equals to constant, constant, constant. It is a new constant. Is that clear? हो जाएगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका स्क्वायर रूट निकालो तो कांस्टेंट का रूट तो कांस्टेंट ही होता है. तो वंस अगेन कांस्टेंट. तो PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा. Yes, sir. बट ये जो भी 3 लॉज हमने डिस्कस किया, तो दैट इज फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मोल. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो कांस्टेंट है, अमाउंट फिक्स्ड है. तो मतलब PV अपॉन T रिमेन्स कांस्टेंट, नो डाउट. PV अपॉन T रिमेन्स कांस्टेंट ओनली फॉर fixed amount of Fixed amount of gas. Fixed amount of gas moles. हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट है दैट मस्ट बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गैस. Fixed. तो हाँ, ये कांस्टेंट रहेगा, ये PV अपॉन T रेशियो कांस्टेंट रहेगा, बट किसके लिए? फिक्स्ड मोल के लिए. तो इसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि PV अपॉन T जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है. किसके द्वारा हो सकता है? मोल के द्वारा. Amount of नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो PV अपॉन T रेशियो भी चेंज होगा. तो इसका मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे जो हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं दैट मस्ट बी डिपेंड ऑन द Amount of gas. amount of gas, and that is why practically it is found that PV upon Amount of gas. is equals to, ये प्रैक्टिकली मिला के ये मोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड R जो है ना वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आपको पता होगा 8.1 8.314. हाँ जूल पर मोल केल्विन. तो फाइनली वी गॉट द आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन. केमिस्ट्री में शायद आपने PV इज इक्वल्स टू nRT लिखा होगा, फिजिक्स के अंदर वो PV इक्वल्स टू म्यू RT है. whether it is mu or R, whether it is a mu or n, but it is a number of moles. Okay, है बात समझ में? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये Yes, sir. यहाँ पे बॉयल्स एंड चार्ल्स लो ही लिखा हुआ है, गैल्यूसेक भी काम करेगा, वो शायद आपको पता भी होगा. तो उसके द्वारा हमको ये PV इक्वल्स टू म्यू RT मिला. तो ये करने का रीजन क्या है, इससे क्या हमको बेनिफिट होगा? तो भैया इससे बेनिफिट ये होगा कि देखो, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम अब गैस थर्मोमीटर को बना सकेंगे. आई थिंक थर्मोमीटर है कि नहीं आपके सिम में? ये स्टार्ट तो कर दिया है बट ऐसा नहीं है ना कि वो कैंसिल हो गया है. लेट मी चेक. मेरे नोट्स अवेलेबल है. नोट्स मैंने दे दिया ना, और मैं बोला ना ऑफिस में आप कलेक्ट करो. ओके. टू यू जस्ट ज्वाइन लेट. आप 12:30 to 6:30 के बीच में यू कैन कलेक्ट द नोट्स. ओके. ओके. समझा तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई. क्या? नहीं अभी नहीं हो तो भी समझा. हाँ वो तो मैं समझा ही दूंगा, बट आपको खाली जस्ट नॉलेज के लिए कि है कि नहीं है. मैं वैसे भी उसको समझाने वाला है. हाँ, तो टेम्परेचर एंड हीट वाला टॉपिक कैंसल्ड है, बट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है. तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है मतलब उसका मतलब कि थर्मोमीटर का है. और ये टेम्परेचर एंड हीट का डेफिनेशन कैंसिल. अरे भैया ये क्या किया? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर एंड हीट के बीच पे डिपेंडेंट है, और उसको वो उसको कैंसिल किया है. बोलो, है ये लोग मजाक कर दिया है. कोई बात नहीं, हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है. तो एक प्रॉब्लम था लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में. एक प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम ये था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का, अलग अलग लिक्विड के जो एक्सपांशन के जो प्रॉपर्टी है ना वो अलग अलग होता है. तो जैसे मैंने एक थर्मोमीटर बनाया, वो मान लो कि मैंने वो कैलिब्रेशन उसका जो किया ना वो मर्क्यूरी के लिए किया, मतलब तो फिर वो थर्मोमीटर किसके लिए काम आएगा? Body temperature.
वो नहीं बराबर है, वो तो जिसको मेजर करना है मेजर कर सकते हैं, मर्क्यूरी के लिए ही काम बट आएगा वो वो। मर्क्यूरी मतलब के लिए यही काम आएगा, बिकॉज मैंने जो थर्मोमीटर बनाया वो मर्क्यूरी के एक्सपांशन प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाया है, तो वो मर्क्यूरी के लिए ही काम आएगा। अगर उसी थर्मोमीटर में मैं अल्कोहल डाल के अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे जो रीडिंग मिलेगा वो सही मिलेगा या गलत मिलेगा? गलत मिलेगा सर। गलत ही मिलेगा। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का ये प्रॉब्लम है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का ये प्रॉब्लम है कि वो थर्मोमीटर जिसके लिए आपने बनाया है उसके लिए ही काम आएगा, दूसरे किसी के लिए काम नहीं आएगा। बट अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गैस थर्मोमीटर बनाएंगे। तो अभी जो हमारा जो टास्क है वो ये है कि गैस थर्मोमीटर। तो हमने ऐसा प्रूव किया कि PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, राइट? ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। प्रैक्टिकल गैस वैसे आइडियल नहीं होते हैं, बट अगर हम लो डेंसिटी वाले गैस यूज करें जिसका डेंसिटी बहुत ही कम रखते हैं, तो ऐसे लो डेंसिटी के साथ अगर गैस के साथ हम काम करते हैं तो वो ऑलमोस्ट बिहेव एज अ आइडियल गैस, चाहे वो हाइड्रोजन है या हीलियम है या कोई भी क्लोरीन गैस है। बट मान लो कि हमने उसका डेंसिटी बहुत कम रखा है, डेंसिटी माने मास अपन वॉल्यूम, तो ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास हमने यूज़ किया है, इस टाइप का गैस है, ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास का यूज़ किया है तो उसका डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम रहेगा। तो ऐसे गैस अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो इट विल बिहेव एज अ आइडियल गैस। ओके, तो यस सर। अलग अलग टाइप के गैस है तो भी सभी टाइप के लिए ये जो इक्वेशन है वो कैसा होगा, वैलिड होगा। इज दैट क्लियर? चाहे यस सर। हाइड्रोजन हीलियम, वो सभी के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, सबके लिए। तो इसके द्वारा अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर देखो हमने क्या किया है, अब हम इस गैस को क्या करने वाले हैं, हम कोई वेसल के अंदर, सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर, मतलब थर्मोमीटर जो बनाना है वो सिलिंड्रिकल होगा, तो उसके अंदर हम गैस को फिल कर देंगे। तो मतलब क्या कांस्टेंट हो जाएगा अभी बताओ मुझे? अमाउंट, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। अमाउंट तो वैसे फिक्स्ड है, अमाउंट तो वैसे भी फिक्स कर दिया बिकॉज दोनों साइड से बंद कर दिया है, तो अमाउंट तो फिक्स ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। सर यस सर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अमाउंट भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ P प्रोपोर्शनल टू T? चार्ल्स लो, सॉरी गैलिलियो लो। यस सर। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा भैया? इस टाइप का मिलेगा। यस सर। ये व्हेन T बिकम्स 0, ये जो टेम्परेचर यस सर। सेल्सियस है, इट इज इन सेल्सियस। तो व्हेन T बिकम्स 0 सेल्सियस, 0 केल्विन, देखो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ, 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ सेल्सियस में? -273 -273 -273 सेल्सियस। सेल्सियस मतलब यहाँ पे -273.15 या 16 सेल्सियस होगा। तो एट दैट टाइम अगर टेम्परेचर 0 होगा तो आपका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0। 0। 0। टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब -270। अब ये पता चला आपको यहाँ पे -270, ये जो आपका ग्राफ है वो यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? इज दैट क्लियर? यस सर, क्योंकि केल्विन यस में सर। तो फ्रेंड्स चाहे अलग अलग गैस है, बट सभी गैस के लिए ये जो प्रॉपर्टी होता है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ऑल द गैसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द -273। तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। तो आप क्या करने वाले हो, आप करोगे क्या, तो आप यहाँ पे बैरोमीटर यूज करोगे। बैरोमीटर ऐसा डिवाइस है कि जो प्रेशर को मेजरमेंट कर सकता है, और प्रेशर का मेजरमेंट के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर के मेजरमेंट के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर। प्रेशर तो मिल जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टेम्परेचर हमारा अल्टीमेटली टारगेट याद है ना आपको क्या था? हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या था? फाइंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट करना, दैट इज अवर टारगेट। तो लिक्विड थर्मोमीटर कैसे काम करेगा? तो उसमें तो क्या है कि भाई एक साइड को लिक्विड भरा पड़ा है, और वहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका लिक्विड का एक्सपांशन होगा,
तो ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन के द्वारा टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि जिस थर्मोमीटर को जिसके लिए बनाया है, कैलिब्रेशन जिसके लिए किया है, उसी का वही लिक्विड आप यूज कर सकते हो। कोई और लिक्विड के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। बट ये जो गैस थर्मोमीटर मैंने जो बनाया, उसमें आप चाहे कोई भी गैस फिल कर दो, कोई भी लो डेंसिटी वाला गैस फिल कर दो, ये जो फंडामेंटल है वो यूनिक रहेगा सबके लिए। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर का जितना ज्यादा प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू दैट उसका टेम्परेचर भी ज्यादा ज्यादा होगा। Is that clear? This graph shows the same thing. When the temperature goes on increasing, your pressure is also goes on linearly increases for any kind of gas. तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि गैस इन ग्लास थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको ऐसा बताना है कि भाई एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो दिस गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। भाई वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, ये प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इज दैट क्लियर? एंड उसका बेनिफिट ये है कि ये कोई भी टाइप के गैस के लिए वैलिड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो क्या ये गैस थर्मोमीटर के बारे में आपको समझ में आया, क्या काम वो कैसे करना होता है? यस यस सर। सर। सर वो डिजिटल कैसे करता है? उसका तो पूरा ऑल ही, मतलब वो पूरा अलग प्रिंसिपल है उसका। डिजिटल थर्मोमीटर कैसे काम करता है, वो इंफ्रारेड डिटेक्शन के साथ काम करता है, वो पूरा अलग ही टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए आपको अभी उसका डिस्कशन लाजमी नहीं है, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ओके, यस सर। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो गन थर्मोमीटर है उसकी बात कर रहा हूँ। वो डिजिटल नहीं आता, वो हम घर में यूज करते हैं। हाँ, वो डिजिटल भी आता है, और उसका वापस से प्रिंसिपल अलग है। वापस से वो सेंसर पे काम करता है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। फिर ये गन थर्मोमीटर भी अलग टेक्नोलॉजी है। तो ये अभी आपको उसको रहने दो, अभी उसको रहने दो। ओके, वो अभी आपको वैसे भी वो समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज उसके फंडामेंटली पता नहीं है आपको। बट अभी ये लिक्विड गैस थर्मोमीटर पता चला आपको क्या कर रहा है? देखो, यस सर। Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। 5th क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ डज द गैस थर्मोमीटर वर्क्स। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन तो किया है, बट आपको उसका कुछ काम नहीं है, वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को समझाओ। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? A liquid in glass thermometer shows the different reading for the temperatures other than the fixed points because of the different expansion property. तो ये पता चला, अगर अलग अलग लिक्विड का एक्सपांशन प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अलग अलग लिक्विड को यूज करोगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। तो जो थर्मोमीटर आपने जिसके लिए बनाया है उसी लिक्विड का आप यूज कर सकते हो, दूसरा वाला यूज कर सकते नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने गैस थर्मोमीटर बनाया। तो a thermometer that uses a gas however gives the same reading regardless of which type of gas is used. तो ये पता चला आपको गैस थर्मोमीटर का बेनिफिट क्या है। यस सर। Yes, sir. Experiment shows that all the gas at a low densities, मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिकल गैस होते हैं वो एज अ आइडियल गैस हमको उसको है ऐसा बिलीव कर सकते हैं। कब? जब उसका डेंसिटी बहुत ही कम Density हो और low वॉल्यूम हो। ज्यादा हो। experiment shows that all the gas at the low densities exhibits the same expansion behavior. The variables that describe the behavior of the quantity are pressure, temperature, and volume. And the ideal gas state equation is PV equals to mu RT. So from this equation, it is very clear if the volume remains constant, and हमको पता है कि एक बार आपने गैस को फिल कर दिया ट्यूब के अंदर तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन के द्वारा एक चीज कंफर्म है कि प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, देखो ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ होगा, ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ होगा, y प्रोपोर्शनल टू x। तो इसका ग्राफ आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर एनी काइंड ऑफ गैस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। -273.15 सेल्सियस पे उसका प्रेशर 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Thus, with a constant volume gas thermometer, temperature read a terms in the temperature reads in the terms of pressure. प्रेशर के द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो कोई अगर ऐसा पूछते हैं कि आपका गैस थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो बताना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर भी लीनियरली बढ़ेगा. सो इन दिस प्रिंसिपल आवर गैस थर्मोमीटर वर्क्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. The drawback of the liquid thermometer. The drawback of the liquid thermometer is that the liquid thermometer can be used only for the liquid for which it is designed. For the other liquid, it cannot be used. While the gas thermometer can be used for every All kind. type of gases. Is that clear, friends? Yes, sir. अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलेंगे? तो जहां पे आपका प्रेशर जीरो हो जाएगा उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलेंगे, मतलब 0 केल्विन. तो क्या, however, the measurements of a real gas deviate from the value predicted by the ideal gas at a low temperature, but the relationship is a linear over the large temperature range. बताया गया है कि भाई जो रियल गैस होता है ना उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा. ये जो ग्राफ है वो तो आइडियल गैस के लिए है, बट अगर लो डेंसिटी रखोगे रियल गैस में तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंज आएगा. इट लुक्स एज so the pressure might reach a zero with a decreasing temperature. If the gas continued to be if the gas continued to be a gas, the absolute minimum temperature for the ideal gas, therefore inferred by the extrapolating plotting the straight line. देखो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अकड़म मकड़म इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमारे पास अभी तक ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं आए हैं कि जिसके द्वारा हम 0 केल्विन अचीव कर सके. तो इसके वजह से ही यहाँ पे देखो आपने स्ट्रेट लाइन के बदले डॉटेड लाइन लिखा हुआ है. क्यों पता चला आपको? पता चला क्यों ऐसा किया है? कि हमारी ताकत, हमारी औकात कहाँ तक है? यहाँ तक है टेम्परेचर डिक्रीज करने की. इज दैट क्लियर? उसके बाद Yes, sir. हम टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर पाएंगे तो हम Yes, sir. हम उसको ट्रेस करेंगे, हम उसको सोच लेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ स्ट्रेट लाइन. हमारी औकात नहीं है, यहाँ तक ही है हमारी औकात टेम्परेचर को बढ़ा डिक्रीज करने की, बट सोचेंगे कि भाई ये जाएगा कहाँ पे, अगर उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा इसको? -273 Minus 273 degrees Celsius. that is called the absolute zero temperature. Is that clear? Yes, sir. तो ये डॉटेड ग्राफ में ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया है पता चला आपको? यहाँ तक तो स्ट्रेट बताया बट उसके बाद डॉटेड बताया. क्यों? बिकॉज हम उसके बाद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा वो जस्ट. इज दैट क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. बट इसमें से आपको इतना ही सीखना था कि गैस थर्मोमीटर कैसे काम करता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसका बेनिफिट क्या है ओवर अ लिक्विड थर्मोमीटर. तो ये दो चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो, तो ये कुछ और गैस अलग अलग प्रैक्टिकल गैस के लिए प्रैक्टिकल गैस के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है, बट सारे ग्राफ जो स्टार्ट हो रहे हैं वो तो -273.15 से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये बताया गया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ ओनली. तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इट इज should be prepared only with respect to the MCQ only. तो ये क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है ना वो सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, एंड वो केल्विन में भी हो सकता है. तो अभी हम 2 रिलेशन यहाँ पे याद रखेंगे. अगर आपको आपके पास केल्विन का टेम्परेचर है तो अगर उसमें से आप -273.15 करोगे तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा. वाइसे वर्सा अगर आपके पास सेल्सियस का टेम्परेचर है
तो उसमें अगर 273.15 ऐड करोगे तो आपको केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे 0 सेल्सियस है तो सेल्सियस का टेम्परेचर 0 है, तो उसमें क्या करना है आपको 273.15 को ऐड करना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या मिल जाएगा आपको? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, अगर sir. आपको ऐसा दिया गया है 0 केल्विन है, 0 केल्विन, तो फिर सेल्सियस में कितना होगा उसका? minus -273.2 -273.2. इज दैट क्लियर टू यू? आई थिंक ये रिलेशन आपको पता है ऑलरेडी, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. sir. बट एक काम करते हैं, दोनों साइड वेरिएशन को अप्लाई करते हैं, दोनों साइड को वेरिएशन अप्लाई करते हैं। डेल्टा टी सी इज इक्वल टू डेल्टा टी के। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वेरिएशन क्या होता है? 0 0. तो मतलब ये हुआ कि वेरिएशन का रिलेशन जो अगर निकालोगे तो ये मिलेगा आपको। तो चेंज इन द सेल्सियस टेम्परेचर इज एग्जैक्टली द सेम द चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर 30 सेल्सियस बढ़ता है, कोई बॉडी के टेम्परेचर में 30 सेल्सियस जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो केल्विन में कितना इंक्रीमेंट होगा? 30 केल्विन जितना. 30 ही रहेगा। चलो ये बात पता चला फ्रेंड्स। यस Yes. सर। 30 Celsius does not mean the 30 Kelvin. 30 Celsius does not mean the 30 Kelvin, but increment in the 30 Celsius is exactly the meaning of increment in the 30 Kelvin. Is that clear? Yes, sir. यस सर। ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही जरूरी चीज है ये। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ऐसे दिया होता है कि भाई 5 सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बच्चे करते हैं 273 प्लस 5 करते हैं, तो बोले 278 केल्विन का इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वेरिएशन में तो दोनों सेम ही रहता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो एक ये चीज। अब दूसरी बात, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये समझाया नहीं है, तो आपको अगर ये लिखना है तो लिख देना, ये एक्स्ट्रा चीज है। बट इसके द्वारा मैथमेटिकली आपको ये पता चल गया कि भाई वेरिएशन तो सेम ही रहेगा केल्विन में, ये सेल्सियस में। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग, यस सर। चलो अब अगर फ़ारेनहीट का टेम्परेचर आपको फाइंड करना है और आपके पास सेल्सियस का है, तो आपको 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Fahrenheit. फ़ारेनहीट मिल जाएगा। तो अगर कोई Fahrenheit. देते हैं कि भाई 5 सेल्सियस टेम्परेचर है, 5 सेल्सियस, तो इसका फ़ारेनहीट कितना होगा? 5 सेल्सियस का 41. 40. 0 सेल्सियस का मतलब 32. 32. इसके द्वारा हम एक काम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों मिला देते हैं। तो 0 सेल्सियस मतलब फ़ारेनहीट में कितना होगा? 32. 100 सेल्सियस मतलब फ़ारेनहीट में कितना होगा? बोलो। 100 into 9 divided by 100 divided by 5 मतलब 20 20 into 9 290 180. 180 plus 30 180 1, 2. 212। Is that clear friends? यस सर। Yes, sir. ओके ये आपको पता है। 5 सेल्सियस का मतलब क्या होगा? 41. 41. चलो ये पता चला। 41. Yes, sir. यस सर। बट वेरिएशन की बात करते हैं, अगर वेरिएशन की बात करना है तो इसका तो 0 हो जाएगा 32 का। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो अगर कोई आपको ऐसा देता है कि भाई टेम्परेचर में 5 सेल्सियस का वेरिएशन हो रहा है, 5 सेल्सियस का, तो वो फ़ारेनहीट में कितना होगा? 9. 9. वो 9 फ्रेंड का होगा। इट इज नॉट इक्वल्स टू द 32। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes. आया बात समझ में? Yes, sir. sir. तो वापस से ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको लिखना है तो लिख देना कि भाई वेरिएशन के लिए रिलेशन क्या है, तो वेरिएशन का रिलेशन ये है। अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर ये सेल्सियस केल्विन के बीच में रिलेशन मिल गया, फ़ारेनहीट सेल्सियस के बीच में रिलेशन मिल गया, तो फिर ये फ़ारेनहीट एंड केल्विन के बीच में भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो लाने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्यों? No, सर। sir. Because if you want to derive the relation between the Fahrenheit and Celsius, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
बट करना क्या है, सबसे पहले मान लो कि आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है, तो आपको सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है? Celsius. Celsius. सेल्सियस में। Once you convert it into the Celsius, you can get the Fahrenheit as well. Is that clear to you? Yes. यस सर। Yes, sir. तीसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्यों? यस सर। Yes, sir. Is that clear? यस सर। Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स अब हम है ना फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम वैल्यूज को सेट कर देंगे। हम 3 वैल्यू को सेट करेंगे यहाँ पे, 0 सेल्सियस, 0 केल्विन, 0 केल्विन के लिए सोचेंगे। चलो, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सबसे पहले 0 केल्विन, तो 0 केल्विन है तो सेल्सियस में आएगा आपका -27. 15। चलो तो करो, 0 केल्विन मतलब कितना होगा सेल्सियस में आपका? -273.15 डिग्री। 15 सेल्सियस। और फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट के बारे में सोचो, तो यहाँ पे आपको -273 लिखना पड़ेगा भैया। तो करो कैलकुलेशन, -273.15 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, करो क्या आता है? बोलो क्या आ रहा है? माइनस, 4. बोलो क्या आ रहा है? 0.67. Mine. आ रहा है भैया, Yes, sir. Yes. पता यस चला? सर। चलो अब 273.15 केल्विन, तो सेल्सियस में कितना आएगा? 0. 0। यस, और यहाँ पे कितना आएगा? 32. 32. एंड मान लो कि यहाँ पे 373.15 केल्विन है, तो 373.15 माइनस 273.15 आपका 100. 100. 100 सेल्सियस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 212 Fahrenheit. ये स्पेसिफिक, ये तीनों का मीनिंग है। ये क्या है आपको पता है? ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये जो है ना, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सेकेंड वन इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point. बट जो है वो क्या है? Boiling point. Boiling point. तो ये वैल्यूज आपको समझ में आया भैया? यस सर। ये जो ग्राफ है ना, इसमें वही चीज दिखाया हुआ है। देखो, नीचे से स्टार्ट किया है एब्सोल्यूट पॉइंट, तो 0 केल्विन का मतलब 273.15 सेल्सियस माइनस 459.69 फ्रेंड है। दूसरा आइस पॉइंट है, एंड तीसरा जो है वो स्टीम पॉइंट है। चलो, बात समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. कैसे पता चला आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आई थिंक ये स्केल्स, मतलब ये रिलेशन के बारे में, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कोई भी, तो आप आई थिंक उसको सॉल्व कर पाओगे। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। ओके फ्रेंड्स, अब थर्मल एक्सपांशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। आपको पता है कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी का अभी हम उसके बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं है, तो वहां पे नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। तो जब स्टेट चेंज नहीं होता है और फिर अगर आप हीट देते हो तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज। अब चाहे स्टेट चेंज हो या चाहे टेम्परेचर चेंज हो, बट एक चीज कंफर्म्ड है कि उसका एक्सपांशन तो होगा ही होगा। बट अभी हम ऐसा मान के चलेंगे कि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है एंड एक्सपांशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस, चाहे जो भी सब्सटेंस हो, अगर उसको आप हीट देते हो तो उसका एक्सपांशन होगा। बट मुझे ये बताओ कि किस में एक्सपांशन सबसे ज्यादा होगा? Solid में. अरे भैया, सॉलिड में सबसे कम रहता है।
आप चाहे चाहे आपके पास सपोज के मेटल का कोई रोड है, तो चाहे उसको कितना गैस में कर दो तो गैस में होगा बट कम होगा। गैस में ये चीज सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट रहता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये यहाँ पे लिखा होगा कि भाई थर्मल एक्सपांशन, गिव द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपांशन। तो सॉलिड के एक्सपांशन का आपको थर्मल एक्सपांशन का एग्जांपल देना है। तो बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है, रेल के जो दो कनेक्टिंग जो ट्रैक होते हैं, दो मतलब जो रेलवे ट्रैक होते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, पता है आपको? वो दो रेल के बीच में नहीं, वो एक ही रोड जो है ना, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में गैप रखते हैं। क्यों, पता चला आपको? सर कौन सा गैप बोल रहे हो, वो एग्जैक्टली पता नहीं चला। हाँ, ये गैप, यस सर, वो ये रेलवे ट्रैक है मान लो, इस गैप की बात कर रहा हूँ। ये इसके बाद बाजू में थोड़ा गैप करके दूसरा, बाजू में तीसरा। ये जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वो इस हिसाब से डिजाइन किया होता है। अब ध्यान, यस सर, में वो आंकड़े से फीट किया होता है वो। हाँ, ये गैप की मैं बात कर रहा हूँ। देखा, आपको पता चला ये क्या हुआ? यस सर। तो यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा गैप रखते हैं। क्यों? बिकॉज अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपांड होता है। अब सोचो कि अगर गैप नहीं रखा तो क्या होगा? कोलेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पता चला आपको? थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो यस Yes. सर। स्मूथ हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड एक्सपांशन। या शायद यहाँ पे कोई और दिखाया होगा। समटाइम्स a sealed bottle with the metallic lid are so tight। हाँ, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। आपके घर में आपने शायद कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो सॉस टोमेटो केचप का जो बॉटल होता है, उसका जो ऊपर का जो कॉक होता है, वो निकलता नहीं है कभी कभी। तो आप उसको हल्का सा गर्म कर देते हो ना, तो वो आराम से निकल जाएगा। पता चला क्यों? यस सर, वो सर एक्सपेंड हो यस सर, एक्सपेंशन हो। उसका एक्सपांशन हो जाएगा, सर तो वो आराम से ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर यस सिंपल सर एग्जांपल, हाँ, सिंपल एग्जांपल ऑफ द सॉलिड एक्सपांशन। इज दैट क्लियर? लिक्विड का भी एग्जांपल है, मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। वो तो हमने उस थर्मोमीटर, इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। तो मर्क्यूरी का एक्सपांशन के प्रिंसिपल पर ही तो वो काम करता है, तो उसको जरूरत नहीं है। गैस का एक्सपांशन, अ बलून पार्शियली इन्फ्लेटेड इन अ कोल्ड रूम में एक्सपांड टू फुल साइज व्हेन प्लेस्ड इन द वार्म। यहाँ पे कोल्ड होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स, बलून को अगर कोल्ड रूम के अंदर रखते हो और उसके बाद अगर आप उसी बलून को हॉट रूम के अंदर ले जाते हो, तो यू विल डेफिनेटली फील दैट देयर इज एन एक्सपांशन इन द बलून। बलून का साइज बढ़ जाएगा, ये डेफिनेटली आपको फील होगा। तो ये क्या हो गया? तो ये गैस का एक्सपांशन का एग्जांपल। Yes. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर बोलो। सर वो आपने रेलवे ट्रैक का बोला, तो उसमें हर बार मतलब वो एक्सपांशन होगा? देखो, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ये समर के अंदर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरी बात, जब रेल वहां से पास होता है तो फ्रिक्शन के द्वारा भी वो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो तो होता रहेगा, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? ओके। होगा तो होगा तो इसलिए तो गैप रखा है ना। तो गैप रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, होने दो उसको, थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें क्या है। वापस से वो वापस से टेम्परेचर वापस से नीचे आएगा, तो वापस से उसका कंप्रेशन हो जाएगा, तो वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। वापस से एक्सपांशन हो तो वापस से टच हो जाएगा। वापस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वापस से ऐसे होता रहेगा, कोई बात नहीं। टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपांशन होता है, तो वाइस वर्सा टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंप्रेशन भी होता है ना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब। यस। तो एक्सपांशन ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सर बोलो। सर प्लास्टिक बॉडी उसमें भी एक्सपेंड होगा ना समर में? कोई भी बॉडी है, डिपेंडिंग ऑन इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, कितना एक्सपांशन होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीन टाइप के एक्सपांशन हो सकते हैं, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कौन से बॉडी में कितना एक्सपांशन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ट्यूसडे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया है
और उसमें आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। इज दैट क्लियर? सर सैटरडे नहीं है? अरे सॉरी, सैटरडे नहीं है। सैटरडे है ना, मिलेंगे सैटरडे, डेफिनेटली मिलेंगे सैटरडे एज पर द शेड्यूल मिलेंगे। आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। सर sir. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप के एक्सपांशन है, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। देखो ये फिगर देखो, तो यहाँ पे जो है वो लीनियर एक्सपांशन है। ये इनिशियल एरिया इतना था तो थोड़ा एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो उसके इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम इस इक्वेशन के साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से टाइप के एक्सपांशन पॉसिबल है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया है, इक्वेशन के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, वापस से मिलेंगे सैटरडे को। तो आज ये एंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम वो पता नहीं चला कैसे हुआ। कोई बात नहीं, मैं 8 क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दूंगा। ओके, 7 तक मैंने किया, ऐसा कर सकते, ऐसा कह सकते। ओके, कोई आपको कब का बुला रहा था? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, हाँ बोलो। वो तो मैं ये कह रहा था कि एफिल टावर में भी ऐसा होता है सर। समर में वो 12 इंच से ज्यादा हाइट का होता है। वेरी गुड, सही बात है। सही बात है। तो होगा ना, वो तो Nice. कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, मेरा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड बाय। सर एक मिनट। बोलो बोलो बोलो। सर वो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि